ड्रीम 11 पे कैप्टन का डबल मिलेगा। कैप्टन का सोनाक्षी ने ना एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइन तथा हड्डियों से चलता है, तो अगर पहला ऑप्शन क्या मारेंगे मांसपेशी और सेकंड ऑप्शन क्या मारेंगे हड्डी। दूसरा है तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? एक कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तंत्रिका कोशिका में। कहाँ होता है? इसीलिए किसी को भी यहां नहीं मारना चाहिए। अगर यहां मारिएगा तो उसमें कोशिका विभाजन कम होता है, नई कोशिका कम बनता है, इसलिए वो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है यकृत में, लीवर में। यकृत बोले तो लीवर में। तो लीवर अगर आपका खराब भी हो जाएगा तो रीजनरेट तुरंत कर जाएगा। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसमें? कोशिका विभाजन की अगर बात करोगे तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसमें होता है? किसमें? लीवर में सबसे अधिक ना। यानी आपको कहेगा सबसे अधिक रीजनरेट कौन होगा? लीवर। दूसरा है तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? इस सबसे कम की सबसे ज्यादा। सबसे कम कोशिका विभाजन कहां होता है? तंत्रिका कोशिका में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे जल्दी रीजनरेट कौन कर जाएगा? लीवर। और सबसे लेट से रीजनरेट लगभग नहीं होता किसमें? तंत्रिका कोशिका में। नई कोशिका नहीं बनता। अब देखो मनुष्य, एक मिनट रुक जा। मनुष्य जो चलता है किसके कारण? पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क के कारण चलता है। दूसरा आप यूं कह सकते हैं कभी कभी अगर पश्च मस्तिष्क नहीं दे देगा तो क्या दे देगा? क्या दे देगा? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र अगर दे देगा तो साथ में क्या दे देगा? मांस पेशी तथा आप हड्डी भी कह सकते हैं। मांसपेशी तथा क्या? हड्डी। अगर मांसपेशी ऑप्शन में रहे तो ये पहला ऑप्शन मारना, हड्डी क्या ऑप्शन मारना? दूसरा। तो अगर आपको कहो मनुष्य चलता है किस चीज के संतुलित होता है? पश्च मस्तिष्क। और तंत्र मध्य मस्तिष्क से आंख। मध्य मस्तिष्क से क्या? आंख। तो कहते हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा चलता है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? अब मांसपेशी तथा हड्डियों से चलता है, तो अगर पहला ऑप्शन क्या मारेंगे? मांसपेशी। और सेकंड ऑप्शन क्या मारेंगे? हड्डी। जल्दी से इसको लिख लो। वो लड़का लिखता है, कोई बताएगा कि एनसीईआरटी से साइंस पूछेगा कि नॉर्मल साइंस पूछेगा? अरे भाई एनसीईआरटी और नॉर्मल साइंस क्या है? साइंस भी दो भाग में बट गया कि साइंस ही एनसीईआरटी साइंस है और नॉर्मल साइंस है, सब वही साइंस है। हो गया। सबसे कम कोशिका विभाजन कहां? सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहां? लीवर में। सबसे ज्यादा रीजनरेट कौन करेगा? लीवर। हम लोग जो चलते हैं किससे? पश्च मस्तिष्क से, यानी तंत्रिका तंत्र से। मांसपेशी और किससे? हड्डी से। मांसपेशी पहला ऑप्शन मारना और हड्डी दूसरा ऑप्शन। पढ़े पढ़े हो? लिखते भी जाइए। ऑनलाइन वालों आप लोग भी चाहे नंबर पॉइंट लिख रहे हैं उतना नंबर पॉइंट देके लिखते जाइए। पढ़े। बता, कहता है अस्थि को गति प्रदान करने के लिए पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। हमारी जो अस्थि को गति प्रदान करेगा चलाती पेशी न करेगा। अब पेशी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होगा। पेशी किससे जुड़ा होगा? तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होगा। पेशी किससे जुड़ा होगा? अस्थि जुड़ा होगा मांसपेशी से। किससे? मांसपेशी जुड़ा होगा किससे? तंत्रिका तंत्र से। बोलो हाँ या ना। हो गया। अस्थि से मांसपेशी और मांसपेशी से क्या? तंत्रिका तंत्र। अब कह रहा है पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। सही कि गलत? ये देखो पक्षी का ये हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, देखो ये पश्चपाद हो गया। जब भी देखना पंछी उड़ता है ना, पैर को ऐसे पीछे ले लेता है, ऐसे उड़ता है। तो ये जो पंख है इसका, ये अग्रपाद का रूपांतरण है कि पश्च का? अब तो शायद नहीं भूलेगा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो। किसका रूपांतरण है? अग्रपाद। पक्षी का पंख अग्रपाद का रूपांतरण है। कौन पाद का? ये जो पिछला है तो पश्चपाद हो गया। अगला, केचुए के चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है? सूक क्या होता है पता है? रेहड़ा। रेहड़ा जो ये देख रहा है, अरे रेहड़ा रेहड़ा नहीं होता है रे, पकड़ पकड़ के चलता। कभी सांप वाप को चलते हुए देखा है? वो टांग थोड़े होता है, वो अपना जो उसका रेहड़ा रेहड़ा उस सूख होता है उसी से वो पकड़ पकड़ के चलता है। क्वेश्चन पूछेगा केचुआ चलने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं घोंघा सितुआ, ये सब चलने के लिए अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? वैसे ही केचुआ चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका उपयोग करता है? सूक का। अगर कह देगा तुमको घोंघा, देखो यहीं पर घोंघा है, तो घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। ये जो घोंघा है देखो, ये पेशीय पाद है ये।
ये मांसपेशियों से चलता है। किससे चलता है? ये जो चलता है, जो रेहड़ा रेहड़ा तुम देख रहे हो ना, सूख से चलता है। किससे चलता है? केचुआ जो है वो किससे चलता है? सूख से। किससे चलता है? घोंघा किससे चलता है? पेशियों से चलता है। केचुआ किससे चलता है? सूख से। केचुआ किससे? आई सूख चला। ये छोटा छोटा जो रेहड़ा रेहड़ा इसे देख रहे हैं तुम, ये क्या है? सूख है। सूख से चलता है। घोंघा किससे चलता है? पेशियों से चलता है। कहता है मरुस्थलीय जीवों में। अब चला देखो, मरुस्थल में तुमको क्वेश्चन पूछेगा। मरुस्थल की अगर हम बात करें, मरुस्थलीय जीवों की बात अगर हम करें तो मरुस्थल में जो जीव होते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, मरुस्थल में मूत्र जो होता है वो पतला की मोटा? मूत्र होता है चला पतला। मूत्र क्या होता है? पतला। अब हमको ये बताओ, शुष्क होगा कि ठंडा? मरुस्थल में है तो अब सी बात है, क्या होगा? शुष्क होगा। बोलो रे। और कम होगा कि ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, मरुस्थल में है तो क्या हो जाएगा? कम। यही तीन को क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। मूत्र पतला होगा, शुष्क होगा, और मात्रा क्या होगी? कम होगी। मूत्र पतला होगा, शुष्क होगा, और मात्रा क्या हो जाएगी? कम। मरुस्थल में मूत्र पतला होगा, शुष्क होगा, और मात्रा क्या हो जाएगी? कम। सही ना? तब बताओ चला आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह मूत्र का क्या होना? पानी चूंकि कम होता है तो मूत्र कैसा हो जाता है? पतला। अब मल कैसा हो जाता है? शुष्क। मल भी शुष्क। शुष्क मतलब सूखा। सूखा समझ ना भेड़ारी? बोले रे। तो मूत्र में चला पतलो होता है, शुष्क भी होता है, और मात्रा भी क्या होती है? कम। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय जीवों में क्या हुआ तुमको? अरे बैठो नहीं, यहां बैठाते हैं। इधर किसको खड़ा है उसको दिखा। इधर किसको रे? तोरे कौन है? और किसक? थोड़ा थोड़ा किसको रे? कहाँ खिसक रहा है? बैग तक सब रख देता है। और थोड़ा किसको? जगह बनाओ उसके लिए। बन गया? छोटा मोटा के गया तो इस पे किसको? इस पे किसको? इस पे पतला पतला। सब खा खा के पलर गया। चला मरुस्थलीय जीव जो होगा उसकी अगर हम बात करें, उसका मूत्र पतला भी होगा, उसकी मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। ऐसे भी चला यार, तुम ध्यान से समझो, तो मरुस्थल में है, पानी मिलता नहीं है, तो मूत्र पतला होवे ना करेगा। अब मूत्र पतला होगा तो इन्हें समझ लेना, फिर ठंडी जहां होगा वहां मूत्र मोटे मोट निकलेगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये मरुस्थल के लिए ही लागू होता है। मछलियों का शरीर चिकन सल्क से ढका होता है। चिकने सल्क से ढका होता है। देखो ये अच्छा, मछली चला लाता छिलता है, तो छिलता है तो ऊपरी सतह जो होता है उसी को सल्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो चला क्वेश्चन पूछेगा, मछलियों का शरीर किससे ढका हुआ होता है? सल्क से। चिकने सल्क से। कैसे सल्क से? अरे वो जो छिलका होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सल्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? छिलका। अरे पगला, उसको सल्क कहते हैं। अब देखो चला, आप क्वेश्चन आपको देगा, मरुस्थलीय पौधा जो होता है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कहेगा पत्तियों में। कहां चला? प्रकाश संश्लेषण अगर तुमको कह देगा तो प्रकाश संश्लेषण बता तो दिन में कि रात में? रात में ना। लेकिन अगर श्वसन कह देगा तो दिन और रात दोनों में। ये ध्यान रखना चला, अगर श्वसन कह देगा पादप में तो दिन में भी एंड रात में भी। दिन में भी किसमें चला? रात में भी। प्रकाश संश्लेषण केवल किसमें? प्रकाश संश्लेषण किसमें? केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। बताओ सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सबसे अधिक अगर कह देगा तो किसमें होता है? चला पत्ती में। किसमें होता है? लेकिन अगर कह देगा मरुस्थल में सबसे अधिक, मरुस्थल में सबसे अधिक, मरुस्थल में सबसे अधिक, मरुस्थल में सबसे अधिक कह देगा तो किसमें? तना में। जल्दी से लिख लो, 1 मिनट होल्ड ऑन। चला प्रकाश संश्लेषण घिना घिना के हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए बढ़िया समझ लो। श्वसन दिन में कि रात में कि दोनों में? श्वसन दिन में भी और भर रात सांस में लेगा बचेगा रे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो केवल किसमें होगा? दिन में। सबसे अधिक कहां होगा? पत्ती में। लेकिन मरुस्थलीय में सबसे अधिक कहां होगा? तना में। जल्दी लिख। कहता है हमारी मांगे पूरी करो, कल का क्लास अपलोड करो। है बाग चुप।
अब देखो चला क्या कर रहा है, मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किसमें होता है? कहां होता है? तने न है रे कि पत्ती है, क्लियर है ना। अब कहता है चला केचुआ त्वचा से सांस लेता है, किससे सांस लेता है? अब बता मछली किससे सांस लेता है? गिल से, बोलो न रे। अच्छा बता त्वचा से और कौन सांस लेता है? मेढक और मगरमच्छ। कौन? जोंक। ये किससे सांस लेता है? त्वचा से। केचुआ सांस लेता है किससे? त्वचा से। मछली सांस लेती है किससे? गिल से। ये ऑलरेडी तुम जानता होगा। अगले में केचुआ किस चीज से चलता है? सूख से। किससे चलता है? सूख से चलता है। मछलियों के ऊपर जो परत होता है वो किसका होता है? कहता है युद्ध में धुएं का पर्दा के रूप में PH3 फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। युद्ध में विषैला गैस अगर कह देगा चला तो मस्टर्ड गैस। युद्ध में अगर कह देगा विषैला गैस, युद्ध में विषैला गैस अगर कह देगा तो कौन गैस हो जाएगा? Clinique Moisture Surge boosts your glow and deeply hydrates. तो कौन सा? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। कौन समय में? प्रथम विश्व युद्ध के समय। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के समय मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। देखो अभी तुरंत हम तुरा बताए हैं पौधों में श्वसन कहां कब कब होता है? पौधों में श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण। अच्छा रियल में बताओ चला, जब मारते रहता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा को कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा दिन में होगा, और श्वसन चला खाली दिन में होगा रात में नहीं होगा, बचेगा पौधा। अब प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है, रात में सूर्य का प्रकाश रहता नहीं है तो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो। क्लियर है ना? अभी तुरंत हम बताए थे। कहता जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है, सही की गलत? एक होता है चला देखो अपने समान संतान जंतु प्रजनन द्वारा उत्पन्न करता है, लेकिन अगर तुमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है अलैंगिक जनन में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। जनन दो प्रकार का, लैंगिक में जनन दो प्रकार का होता है चला। एक होता है अगर लैंगिक कहे हम, कौन जनन कहे? लैंगिक। एक क्या होता है? अलैंगिक। क्या होता है चला? अलैंगिक। जनन दो प्रकार का। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें चला? लैंगिक जनन में विविधता अधिक की कम। जैसे चला देखो हम लोग में लैंगिक जनन होता है, हमारे में विविधता बहुत अधिक है। लंबा का बेटा छोटा, छोटा का बेटा लंबा। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें इसमें विविधता होता है कम। लैंगिक जनन में विविधता अधिक, अलैंगिक जनन में विविधता कम। चला एगो लड़का लिखता है कि बीच बीच में ऐड क्यों आता है? अरे ऐड हम थोड़े लगाते हैं, लाइव में ऐड यूट्यूब लगाता है। बहुत जल्दी रुको ना, अब यूट्यूब चलागा, ऐसा ना हो कोनो दिन कह देगा कि हम एक वीडियो का 10 टका लेंगे। बहुत जल्द हो जाएगा। गूगल की सारी पॉलिसी चेंज हो रही है। गूगल अब जितने भी सर्विस दे रहे हैं लोग, जैसे हम लोग से गूगल पहले 1 रुपया नहीं लेता था, अब गूगल 30 रुपया लेगा 1 अप्रैल से। यानी 1000 के कोर्स पे 300 टका लेगा सबसे। 1000 के कोर्स पे 300 टका, पहले 1 टका नहीं लेता था। अभी भी है। अभी यूट्यूब हो सकता है कोनो दिन अनाउंस हो जाएगा। यूट्यूब अब भारत सरकार को चला इस पर ध्यान देना चाहिए और एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। तो अब मोदियो जी जो है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे आ रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि नया चैनल कैसे बनेगा। नया यूट्यूब तो बन ही सकता है, वो कोई आदमी बनाया है, नहीं बनाया है। वैसे देखो अभी बहुत सारा रिसर्च पे पैसा इस बार 1 लाख कितना न कितना करोड़ आया है। हो सकता है ओकरे में से कोई बना दे कुछ, लेकिन चला बनाना पड़ेगा। अभी देखो चाइना वगैरह में ये सब नहीं ना है, हम लोग यूज करते हैं। तो एक दिन अभी बता दो यूट्यूब कह दे कि हम इतना पैसा लेंगे, क्या कर लेगा?
देना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, द्विगुण उपाय है। नेक्स्ट कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो कहते हैं सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहां हुई थी? मिस्र में। जो हम लोग कहते हैं ना, चला अभी हम लोग कहते हैं 4 हाथ 5 हाथ लंबा, 9.5 हाथ के लग्गी, सुना है? छोटकी लग्गी बड़की लग्गी। तो ये जो होता है, चला हाथ से नापने की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहां शुरू हुई थी? मिस्र में। कहां शुरू हुई थी? मिस्र में। हाथ से नापने के चला मिस्र में ही केमिस्ट्री की भी खोज कहां हुई थी? अगर तुमको कह देगा कैमी नाम की मिट्टी की खोज कहां हुई थी? कैमी मिट्टी की खोज जो है, कैमी मिट्टी की खोज लिख लो, कहां हुई थी? मिस्र में हुई थी। और इसी से रसायन शास्त्र की भी खोज पहली बार कहां हुई थी? रसायन शास्त्र की खोज जो है वो कहां हुई थी? चला मिस्र में। आप सबसे पहली हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहां हुई थी? मिस्र में। कैमी नाम की मिट्टी की खोज, कैमी का रंग कैसा था? क्वेश्चन पूछेगा कैमी का रंग कैसा? काला। कहेगा क्यों? पूछेगा क्योंकि चला कैमिया नाम की मिट्टी से केमिस्ट्री की खोज हुई थी, इसलिए हो सकता है पूछ दे कि कैमी नाम की मिट्टी की कैसा होता था? काला। और इसी से रसायन शास्त्र की खोज हुई थी। हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र की खोज कहां हुई थी? मिस्र में। रसायन शास्त्र की खोज कहां हुई थी? मिस्र में हुई थी। अगला हम चलें। कहता है मीटरी पद्धति की शुरुआत कितना में हुई थी? 1790। कहां? फ्रांस में। अब लड़का क्या करता है? चला आपको पता है एसआई पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। कब? 1971। ई भी हुआ था। चला एसआई पद्धति जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसकी शुरुआत 1971 में। आई भी हुआ था कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आपको एकदम याद होगा ये। लेकिन चला मामला तब फंसता है जब यहां क्वेश्चन एसआई पद्धति की बात नहीं करता है, मीटरी पद्धति। मीटरी पद्धति कहते हैं एमकेएस को। किसको कहते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं एमकेएस को। तो अगर कह देगा तुमको मीटरी पद्धति की खोज, तुम मारेगा एसआई पद्धति खोज 1971, तो उतना एग्जाम हॉल में नहीं पता चलेगा कि एसआई कह रहा है कि मीटरी कह रहा है। एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हुआ। अब मीटरी पद्धति का मतलब क्या हुआ? एमकेएस। एमकेएस पद्धति का खोज कितना में हुआ था? 1790 में। एसआई पद्धति का खोज कितना में? 1971 में। बुझा रहा है? जे मारेगा सब में 1971 ने मार देना, लपटा जाओगे। मीटरी पद्धति बोले तो एमकेएस, और एसआई पद्धति बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसकी खोज कहां हुई थी? 1971 में। कहां हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। कुछ किताब में ये 1963 दिया हुआ है, लेकिन जब एचसी वर्मा वगैरह पढ़िएगा तो उसमें 1971 दिया हुआ है। आंसर होगा 1971। सही है। अगला और है एक। हाँ देखो, घड़ी के सेकंड की सुई को कौन गति कहते हैं? अब वर्तुली गति जो होता है, वर्तुली गति मतलब होता है चला रोटेशनल मोशन। कौन मोशन? अब ये वर्तुली गति या इसी को हम लोग चला आवर्ती गति भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहिएगा तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कौन मोशन कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कौन मोशन कहते हैं? चला कहते हैं घड़ी के सेकंड की सुई वर्तुल गति या आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन इसी को कहते हैं। कल लेकिन शब्द उल्टा दे देगा तो फिर आप बना नहीं पाइएगा। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? अब देखो चला, अगर हम बात करें गति 2 प्रकार की होती है, एकदम बढ़िया समझ लो। गति कितने प्रकार की होती है? एक होती है चला आवर्ती गति। कौन गति? और एक होती है मेरी जान दोलनी गति। कौन गति? एक आवर्ती गति और दूसरा कौन गति? दोलनी गति। आवर्ती गति की अगर हम बात करें, जहां से चलेगा वहीं पहुंचेगा। इसका डिफिनेशन है जहां से चला या यूं कहें कि बार बार निश्चित समय अंतराल में दोहराने वाली, समझना चला
गति। आई दौलनी गति की अगर बात करोगे तो ये दौलन जो होता है वो दौलनी गति है। एक और एग्जाम्पल, रुक जा तब समझ लिखना चला। एग्जाम्पल अगर एक बात करोगे तो घड़ी के सुई, घड़ी का सुई, घड़ी का क्या चला, सुई या झूला। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो इसमें होगा खाली झूला। रुक जा, रुक न रे। झूला में दौलनी गति है, तो जो दोलन करेगा वो कौन गति, दौलनी गति। आई कर बार बार निश्चित समय अंतराल में दोहराने वाले, तो घड़ी के सुई जहां चलता है वहीं आ जाता है। अब तो झूला भी तो वही करता है, बोले वे नहीं करेगा। इसका मतलब तुम गौर से देखो, जो दौलनी गति है वो आवर्ती गति है कि नहीं है, लेकिन जो आवर्ती गति है वो दौलनी गति नहीं है। बोलो हाँ, सभी दौलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है। क्योंकि बताओ घड़ी के सुई की गति ऐसे ऐसे थोड़े होती है। आज बताओ पेंडुलम की गति दौलनी गति है, आप पेंडुलम की गति आवर्ती गति भी है, बोले मैं नहीं करेगा। हम यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से यहां आ गए, ये कौन गति हुआ, आवर्ती गति, क्योंकि बार बार समय अंतराल में दोहराने वाली गति हुआ, बोले मैं नहीं करेगा। लेकिन क्या ये दौलनी गति है? अरे हम यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से यहां आ गए, दौलनी गति। दौलनी गति मतलब ऐसे ऐसे डोला है, बोलो रे, तो बता जल्दी से लिख लो। हो गया? अच्छा एक बात बताओ, रुक न रे। रोड पर लगा रेडियम खुद का प्रकाश होता है, हम प्रकाश देते हैं तब चमकता है। रेडियम रोड पर लगा रेडियम क्या है, अदीप्त है, हम प्रकाश देते हैं उस पर तब चमकता है। पिंड जो होगा अभी दौलनी आवर्ती गति दौलनी गति है नहीं, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, रुक न रे। रोड पर लगा खुद का प्रकाश होगा तो क्या होगा, दीप्त। खुद का प्रकाश नहीं होगा अदीप्त। बढ़े, लिख लिए। एक होता है चला फिर प्रदीप्त स्फुरदीप्त, फिर वो अलग है। दीप्त ऐसे भी चला तो अ मतलब होता नहीं। अ मतलब क्या होता है, इस सबको एकदम रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, साफे एकरा नहीं याद रखना। अ मतलब नहीं, जकर खुद के रोशनी ना हो अदीप्त, और जकर खुद के रोशनी हो दीप्त। इसमें क्या समस्या, जिसका खुद का रोशनी हो क्या दीप्त, और जिसका खुद का रोशनी ना हो अदीप्त। अब देखो यहीं पर पूछता है प्रतिदीप्त स्फुरदीप्त, प्रतिदीप्त और क्या चला आई, फिर ये अलग अलग है, एक बढ़िया समझ लो। प्रतिदीप्त मतलब जकरा पर प्रकाश पड़े तो चमके, प्रकाश पड़े तो चमके, आ ना पड़े तो ना चमके। बोलो हाँ। स्फुरदीप्त पड़े, समझ लो पहले तब लिखना। पड़े तो अवशोषित करे, पड़े तो अवशोषित करे, ना पड़े तो चमके। बोलो हाँ या ना, बोलो रे हाँ या ना। अवशोषित करे ना पड़े अवशोषित करे। देखो पढ़े तो अवशोषित करे, ना पढ़े तो चमके। एक मिनट रुक जान चला, हम थोड़ा जुगाड़ बताते हैं, इसमें कंफ्यूजन ना होगा। आपको खाली ये ध्यान रखना है, प्र बोले तो प्रकाश। अच्छा अदीप्त प्रदीप्त में दीप्त में अंतर समझा। दीप्त मतलब जो जिसका खुद का प्रकाश हो, अदीप्त जिसका खुद का प्रकाश ना हो। अब देखो प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त में भी हम तुमको अंतर बता देते हैं। प्र मतलब प्रकाश, प्र मतलब
तो जकरा एकरा में प्रो है, एकरा में प्रो है क्या? तो एकरा में प्रो है तो यानी प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। एकरा में प्रो न है, एकर मतलब ये प्रकाश देंगे तो अवशोषित करेगा, नहीं रहेगा तो चमकेगा। एकर एग्जाम्पल अगर ले लोगे तो एकर एग्जाम्पल हो गया रेडियम जो रोड पर लगल रहता है। एकर एग्जाम्पल हो गया चला, एकर एग्जाम्पल अगर लोगे तो एकर एग्जाम्पल होता है घड़ी की सुई, जैसा अनहरिया में जो चमकते रहता है, घड़ी की सुई। या कोनो कोनो स्विच जब महंगा वाला स्विच लोगे ना तो वो भी अनहरिया में थोड़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब इंजोर रहता है तो उसको अवशोषित करता है, और जब प्रकाश नहीं रहता तो क्या करता है? चमकता है। अरे रुक न रे, अरे रुक न रे, एकदम चला वहां कंफ्यूजन वाला जब क्वेश्चन आएगा ना तो गड़बड़ा देगा। प्रो मतलब प्रकाश, यानी प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। आस्फुरदीप्त हो गया तो प्रकाश रहेगा तो अवशोषित करेगा, और नहीं रहेगा तो चमकेगा। अब दीप्त और अदीप्त के बारे में हम आपको बोले, दीप्त मतलब जिसका खुद का प्रकाश हो, अदीप्त मतलब जिसका खुद का प्रकाश ना हो। बोलो हाँ, आज जल्दी से लिख लो। तारा का तो खुद का प्रकाश होता है रे, सूर्य भी एक प्रकार का तारे ना है। टेक्नीशियन वाली क्लास जिन लोगों ने ली है, बहुत जल्द आपको कल नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन दिन से स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। हो गया? अरे हुआ। प्रतिदीप्त मतलब प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, आप प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। क्लियर है? अगला प्रश्न कहता है, जल्दी आ जाओ हेने, पिन होल कैमरा। ये चला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। पिन होल कैमरा जानते हो? ये पिन होल कैमरा पहले यूज होता था, अब नहीं। पिन होल कैमरा में बना छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। पार्श्व मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। पिन होल कैमरा पहले यूज होता था। ये पिन होल है ना, इसमें चला फोटोग्राफी किया जाता था, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक। अब वास्तविक तो हमेशा उल्टा ही बनता है। बोलन रे, ये चला मेरा लाइन नहीं है, ये किसका लाइन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का। आप मिला भी होगा, कितने लोग देखे हैं ये क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो तो। इतने लोग देखे हैं, बाकी लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है इसलिए नहीं देखते हैं। देखो बहुत लोग देखा भी है, ये क्वेश्चन हम पढ़ाए भी हैं कि पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। पार्श्व मतलब उल्टा, उल्टा नहीं, कैसा वाला उल्टा? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। एगो हमेशा ध्यान रखना चला, दुए जगह पार्श्व उल्टा बनता है। एगो पिन होल कैमरा में, एगो पिन होल कैमरा में पार्श्व उल्टा बनता है, एगो समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। दुए जगह पार्श्व उल्टा बनता है। और ये हमेशा ध्यान रखना, काल्पनिक हमेशा सीधा की उल्टा? सीधा। वास्तविक कैसा? वास्तविक कैसा? उल्टा। जल्दी। हो गया? ये कुछ चला, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह हम लोग क्या कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है ना, इलेक्ट्रॉन का नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का। किसका चला? हेलो, कहाँ है? एक मिनट चलो, बाबूजी 4-5 बार फोन कर दिए।
अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो विद्युत धारा है, बोलो हाँ। ये तो हम लोग पढ़ते हैं ना, चला ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा है, बोलो हाँ। इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उधर धारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना कि धारा का प्रवाह जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कह देगा ना चला, ये निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। एक मिनट होल्ड ऑन। क्वेश्चन पूछता है लड़का, आप हमेशा देखे होंगे कि कोई बैटरी ले लेते हैं हम लोग, ऐसे करके दिखाते हैं तो धारा का प्रवाह हमेशा ई प्लस की माइनस, आप प्लस से माइनस ऐसे दिखाते हैं, धारा का प्रवाह ऐसे ना दिखाते हैं हो। तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा धारा का प्रवाह प्लस से माइनस होता है। तो आप कहिएगा सर ऐसा क्यों, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह है। तो चला अभी तक ये बातें साबित नहीं हो पाई है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जब पॉजिटिव से निगेटिव है तो विद्युत धारा भी उधरे बहेगा, इलेक्ट्रॉन भी उधरे बहेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्शन रखे हुए हैं और फाइनली ये देखा गया है। आपको उस कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं पड़ना है, आपको खाली ध्यान में रखना है कि धारा का प्रवाह प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस। कभी कभी लेकिन ऑप्शन बदल देगा, तुमको ऑप्शन बदल देगा तो कहेगा पॉजिटिव का मतलब हुआ उच्च विभव, कौन विभव चला, और निगेटिव का मतलब हुआ निम्न विभव। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, निम्न विभव। पॉजिटिव का मतलब उच्च विभव और निगेटिव का मतलब हो गया निम्न विभव। एक मिनट होल्ड डाउन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव दे देगा, तो फंसने का नहीं। क्लियर है ना, जल्दी से लिख। सुन रहा है ना, हाँ। हो गया, अरे हो गया। ये मेरा भांजा है, 1 नंबर का चोट्टा है, दिन भर में हमारा कम से कम 40 बार फोन करेगा। अभी 5 बार देखे तो हमको लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा, फोन लगाते हैं तो कहता है कि नहीं वही कर रहा था। ऐसा खतरनाक है, वो फोन हम रिसीव करेंगे वो काटेगा, इतने बड़ा है ये है। जैसे फोन हम रिसीव करेंगे टुक से काट देंगे। गेम 1 नंबर का चोट्टा है, कहते हैं इतने बड़ा है ये है। जैसे फोन हम रिसीव करेंगे टुक से काट देंगे। गेम 1 नंबर का चोट्टा है। कहते हैं गौर फरमाइएगा, विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन की दिशा, याद रखेगा ना। तो चला, लेकिन इतना झोल तरह याद नहीं रहेगा। तुम ये ध्यान रखना कि धारा का प्रवाह तो हम जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है, क्या कहता है, स्विच एक सरल युक्ति है। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, स्विच का काम क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमेशा ध्यान रखना कि स्विच का काम है क्या, चालू और बंद दोनों करना। लड़का को क्वेश्चन मिला नहीं, लड़का कहेगा भैया इसका काम है चालू करना। फ्यूज का काम है, फ्यूज और एमसीबी का काम अगर दे देगा, फ्यूज और एमसीबी का अगर बात दे देगा चला, तो अगर काम है परिपथ को मेनली ओवरलोडिंग से बचाना। किससे बचाना, ओवर। अभी हम पढ़ा रहे थे बिहार इलेक्ट्रिसिटी में, क्वेश्चन था। फ्यूज इसका काम है ओवरलोडिंग से क्या करना, बचाना, और अधिकतम धारा से सुरक्षा देना। यो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। किससे सुरक्षा देना, अधिकतम धारा से। बड़ा सा क्वेश्चन है, फैक्ट इतने हैं, अधिकतम धारा से क्या देना, सुरक्षा देना। जल्दी लिख। आई भी चला किसमें लगता है, मेन में क्या अर्थ में, मेन में। अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है, किससे सुरक्षा देता है, अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, अभी हम एक पीडीएफ पढ़ा रहे हैं
6:15 से 20 मिनट में लाइव आते हैं। वो पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, यूट्यूब कम्युनिटी में भी देखिएगा। एनसीईआरटी वन लाइनर पीडीएफ करके डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए। और अभी हम 4-5 दिन इसको पढ़ाने वाले हैं, तो अगर आपके पास समय है तो आप पढ़िए। 4-5 दिन क्या, 7-8 दिन चलेगा। सिर्फ लाइव में ये क्लास आपकी सेवा में उपस्थित है। अब बताओ, चला चालू भी करता है और क्या करता है, बंद भी करता है। मेन में लगाते हैं कि अर्थ में, किसमें लगाते हैं? फ्यूज को जब भी लगाएंगे किसमें लगाएंगे? मेन में। किसमें लगाएंगे? मेन में फ्यूज को लगाया जाता है। सही की गलत? स्विच को किसमें लगाते हैं? मेन में। चालू भी करता है और क्या करता है? बंद भी करता है। और लेकिन चला फ्यूज और एमसीबी की बात करें तो ये अधिकतम धारा से क्या देता है? सुरक्षा। यह भी किसमें लगता है? मेन में। आई ओवरलोडिंग से क्या करता है? बचाता है। और ये कहेगा किस प्रभाव पर काम करता है, तो कहेंगे ऊष्मीय प्रभाव। कौन प्रभाव पर काम करता है? ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस पर काम करता है? चला ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। स्विच चालू भी करता है और क्या करता है? बंद भी करता है। शॉर्ट सर्किट कभी कभी चला क्या करता है ना, फ्यूज में और एमसीबी में ओवरलोडिंग भी देता है, शॉर्ट सर्किट भी देता है। दोनों आंसर होगा, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग दोनों। यहां ऑब्लिक करके लिख लीजिए आप, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से क्या करता है? बचाता है। कहता स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने में किया जाता है। अब कहता चला फिलामेंट, क्या कहता है? फिलामेंट टंगस्टन धातु के पतले तार का प्रयोग किया जाता है। सही की गलत? लेकिन चला यहां पर एक क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि अगर समानांतर क्रम में हम लोग लगाते हैं, समानांतर क्रम में, घर में किस क्रम में लगाते हैं? समानांतर क्रम में लगाते हैं, तो यहां पर जो है 40 वाट वाला और मान लो 100 वाट वाला है, तो 40 वाट वाला होगा पतला और 100 वाट वाला होगा मोटा। ये पता है ना? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आइए देख लो, ये जो फ्यूज का तार है ये है टंगस्टन का। किसका है? इसका प्रतिरोध उच्च है। प्रतिरोध क्या है? ये जो तार है ये कम प्रतिरोध का तार है। अलग अलग जगह पर अलग अलग पदार्थ का है, लेकिन ये कम प्रतिरोध का होता है, इसीलिए ये गर्म कम होता है। गर्म नहीं होता ये नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? गर्म कम होता है। ई प्रतिरोध उच्च होने के कारण गरम अधिक ना, ये गरम अधिक होता है। एक मिनट होल्ड डाउन, बढ़िया समझो। क्वेश्चन पूछता है कि जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उससे जो तार से जुड़ा होता है वो तार कम गर्म होता है। क्यों कम गर्म? इसलिए होता है क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। और कहेगा टंगस्टन का जो फिलामेंट है इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए इसकी गर्मी भी क्या होती है? अधिक। इसका प्रतिरोध भी उच्च है और गलनांक भी क्या है? उच्च है। इसमें जो बल्ब में भरी गैस है सबको पता है, आर्गन और नाइट्रोजन। लेकिन अगर तुमको कहेगा जीवन काल किससे बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन से। अगर तुमको दोस्त कह दे जीवन काल किसका ज्यादा किसका कम, कहना नाइट्रोजन का ज्यादा और आर्गन का कम। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऊपर बोर्ड में लिखो। कट रहा है, कोई बात नहीं, आप नीचे लिखेंगे। लिख जल्दी। जीवन काल किसमें ज्यादा? नाइट्रोजन में कि आर्गन में? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन से बल्ब का जीवन काल बढ़ जाता है। और समानांतर में जो हम लोग जोड़ते हैं 40 वाट वाला पतला होता है और 100 वाट वाला मोटा, यानी अधिक वाट वाला जो होगा वो मोटा की पतला। ऐसे भी चला, घर में जो हम लोग यूज करते हैं ज्यादा वाट वाला होकर फिलामेंट मोटा रहता है कि पतला? क्या रहता है? ये वो लड़का कमेंट्स किया था बिहार इलेक्ट्रिसिटी वाला में, ये वो पोस्टर पे एकरा में करंट लगेगा सर, एकरा में हम नहीं जाएंगे, करंट लगेगा छोटा, मतलब तू करंटे छूने जाएगा, तो बिजली ट्रेन में जो जा रहा होगा ट्रेन के नीचे कट जाएगा, तो लोग जॉबे नहीं करेगा। हो गया? अरे हुआ। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। समानांतर में अगर 40 वाट का होगा तो पतला की मोटा, 100 वाट का मोटा। आज बताओ ज्यादा वाट वाला चमकेगा ज्यादा कि कम वाट वाला? ज्यादा वाट वाला समानांतर में ज्यादा चमकता है। मैग्नेटाइट
चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था? ये एक बात जान लो चला, जो मैग्नेटाइट है इसका रंग होता है काला। कैसा रंग होता है? अगर फॉर्मूला बता। Fe2O3 के Fe3O4? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसी से बनता है चुंबक। चुंबक बनता है इसी से। क्या बनता है चला? चुंबक बनता है इसी से। किससे? मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था और ये रंग में होता है काला। एक फॉर्मूला होता है Fe3O4 और चुंबक बनता है इसी से। किससे? मैग्नेटाइट से। इसीलिए देखना चुंबक का रंग कैसा होता है? काला, क्योंकि वो बना किससे होता है? मैग्नेटाइट से। बना किससे होता है चला? मैग्नेटाइट से बना होता है। ये तो सबको पता, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। आपको लेकिन क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में पूछता है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, इसलिए इसे लोड स्टोन कहते हैं। ये कथन सही है कि गलत? कहेंगे सही है। इसीलिए इसको बढ़ा के लिख लो, इसलिए निष्कर्ष में पूछता है। ये तो सबको पता, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। आपको लेकिन क्वेश्चन ये, इसको बढ़ा के लिख लो, इसलिए चुंबक को क्या कहते हैं चला? लोड स्टोन कहते हैं। इसलिए चुंबक को क्या कहते हैं? लोड स्टोन। चुंबक स्वतंत्र रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, इसलिए चुंबक को क्या कहा जाता है? लोड स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है चला? लोड स्टोन कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लोड स्टोन, क्योंकि चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है, इसलिए इसको हम लोग लोड स्टोन के नाम से जानते हैं। चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। इस चलाई तो सबको पता होगा। आप चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं? बता। चुंबक की प्रबलता नापते हैं, लिख लो, प्रबलता एम्पियर मीटर में। ये सब लाइन तुम ऑलरेडी जानता होगा। चुंबक की प्रबलता किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर में। आज बताओ चला, चुंबक की पहचान किस गुण से होती है? ये हमेशा ध्यान रखा। चुंबक में तो आकर्षण विकर्षण दोनों न होता है रे। असमान ध्रुवों में विकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण। तो अगर तुमको कह दे चुंबक की पहचान, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन है तुम्हारा आकर्षण और एक ऑप्शन है विकर्षण। ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? एक ऑप्शन है आकर्षण और दूसरा ऑप्शन है विकर्षण। दोनों एक लोन तीसरा ऑप्शन दे देते हैं, 1 और 2 दोनों। आए लो चौथा ऑप्शन भी देते हैं तेरा, नॉन ऑफ दीज। व्हाट इज द आंसर? चुंबक की असली पहचान होती है चला विकर्षण से। हम बोले जो लाइन नॉर्मल होगा उसका जो सबसे, अगर ये लाइन नॉर्मल है सब जानता है, इसका जो सबसे बेहतरीन लाइन होगा उतना हम पढ़ा देंगे, एकदम तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। कहते हैं चुंबक की पहचान जो होती है वो किससे होती है? विकर्षण से। ये ध्यान रखना, आकर्षण विकर्षण दोनों ऑप्शन में रहेगा या ए एंड बी बोथ रहेगा। तो हम कहेंगे चुंबक की पहचान किससे होती है? किससे होती है? आज चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर में। किसमें नापते हैं? ये वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है चला कि वो एक 2 कार ले लिया है, 2 कार ले लिया है, एकरा पे एगो चुंबक बांध दिया है। इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ। एकरो पे एगो चुंबक बांध दिया है, एकरा में नॉर्थ पोल, एकरा में है साउथ पोल। अब कह निम्न में से आंसर कौन सा सही होगा? ये कार इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। चला एगो बात बताओ, ये नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण होगा तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगा। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, देखा होगा तो पता होगा। एकरा इस साइड अगर साउथ कर देते तो दोनों एक दूसरे की ओर आ जाता। बुझा रहा है? तो वही कहेगा पहेली या बूझो ने 2 कार लिया, कार ए कार बी, और उसके ऊपर एगो 2 चुंबक बांध दिया और दोनों का नॉर्थ पोल एक दूसरे के आमने सामने है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कार की गति होगी? तो कार की गति नॉर्थ नॉर्थ है तो विकर्षण होगा, तो ऐसे होगा। यानी आंसर हो जाएगा ये वाला ना। अरे बोलो। अगला कहता है चुंबक 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 बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा
चेंज करने पर चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है? समाप्त। कहता है छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त होता है। अब देखो चला, इसमें बहुत सारा मामला है। चुंबकत्व समाप्त होता है, जैसे तुम अपने जनरेटर को ज्यों का त्यों बहुत दिनों तक छोड़ दोगे तो 50% तक चुंबकत्व कम हो जाएगा। इसलिए जनरेटर को बीच बीच में क्या कर देना चाहिए? स्टार्ट करना। चुंबकत्व कम होता है कैसे? चुंबकत्व जो कम होता है चला, वो कैसे? पहला, गरम करने पर भी चुंबकत्व कम होता है, रगड़ने पर भी चुंबकत्व कम होता है। किसमें चला? रगड़ने पर, गरम करने पर, अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रखने पर, अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रखने पर, अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रखने पर, निष्प्रयोज्य मतलब छोड़ देने पर भी दक्षता घट जाती है। अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रखने पर दक्षता घट जाती है। जल्दी लिख। अधिक समय तक, यही 3 कंडीशन है जिसमें चुंबकत्व का मान घट जाता है। गरम करने पर, रगड़ने पर, अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रखने पर। निष्प्रयोज्य मतलब नहीं प्रयोग में लाने पर। आपको कहेगा बहुत अधिक समय तक जनरेटर को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उसका चुंबकत्व घटेगा कि बढ़ेगा? चुंबकत्व घटेगा, दक्षता भी घट जाएगा। इसीलिए कभी कभी क्या कर देना चाहिए? स्टार्ट। नहीं सुनता है, गाड़ी को कभी कभी स्टार्टो मार देना तो खराब हो जाएगा, क्योंकि चला बैटरी तो 6 दिन में खराब हो जाता है। बैटरी अगर तुम 6 दिन तक बिना प्रयोजन के रख देते हो तो उसकी दक्षता क्या होने लगती है? घटने लगती है। लिखना, किसी भी बैटरी को 6 दिन से अधिक, किसी भी बैटरी को 6 दिन से अधिक, 6 दिन से अधिक निष्प्रयोज्य रखने पर, निष्प्रयोज्य रखने पर उसकी दक्षता घट जाती है। उसकी दक्षता क्या हो जाती है? चला, घट जाती है। इसीलिए कभी कभी इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। क्लियर है? बैटरी को कितने दिनों तक निष्प्रयोज्य रखेगा, दक्षता घट जाएगी? 6 दिनों तक। क्लियर है ना? जो लाइन चला तुमको लगेगा नॉर्मल है ना, उससे रिलेटेड हम जो सबसे बढ़िया लाइन होगा उतना पढ़ा देंगे। अब आंसर बता दो क्या हो जाएगा? कहता चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने पर चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चुंबक को गरम हथौड़े से चोट मारने, ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन चला ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये कहीं कहीं नहीं माना जाता है। ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन कहीं कहीं नहीं माना जाता। लेकिन चोट मारने पर और गर्म करने पर चुंबकत्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको देख गरम करने पर एक ऑप्शन दे दे तुमको, बताओ तो क्या मारोगे इसका आंसर? चुंबकत्व, 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 चुंबकत्व समाप्त। दूसरा देगा चुंबकत्व कम हो जाएगा। बताओ क्या होगा आंसर? जबकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है कि चुंबकत्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन चला अगर तुमको दोनों ऑप्शन में दे, क्योंकि एक्जैक्ट 0 नहीं होगा चुंबकत्व में, हर पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकत्व का गुण होता है। जब चला हम लोग लकड़ी को ऐसे प्लास्टिक को रगड़ लेते हैं तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिज्म आ जाता है, नहीं आता है? ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं तो मैग्नेटिज्म आता है कि नहीं आता है? बोलवे नहीं करेगा। तो चलाकर मतलब चुंबकत्व एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता है, या समाप्त हो जाएगा और 0 दोनों देगा। बताइए कि कम होगा जाएगा, क्या मारिएगा आंसर? क्या मारिएगा आंसर? द राइट आंसर इज कॉम। जल्दी से लिख लो। हो गया? अरे हुआ? जल्दी लिख। हुआ? जल्दी लिख।
मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है चला? क्योंकि चला ये एक अयस्क है लोहा का। ये जो मैग्नेटाइट आप देख रहे हो ये लोहा का क्या है? लोहा का क्या है? अयस्क। अच्छा, कृत्रिम चुंबक हम लोग बनाते हैं, जैसे छड़ चुंबक। ये जो चला ये छड़ चुंबक है, ये जो हम लोग बनाते हैं छड़ चुंबक, ये कृत्रिम चुंबक है। ये कृत्रिम चुंबक है छड़ चुंबक। प्राकृतिक चुंबक होता है चला यही, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। कृत्रिम चुंबक एक निश्चित आकार में होता है, इसकी दक्षता भी अधिक होती है। और कृत्रिम चुंबक हेमेटाइट से ही बनाया जाता, मैग्नेटाइट से ही बनाया जाता है, लेकिन यह शुद्ध होता है। अब प्राकृतिक चुंबक पत्थर के रूप में लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट जो होता है उसमें यह गुण पाया जाता है कि वह किसी को क्या कर सके? आकर्षित कर सके। क्या कर सके? आकर्षित या विकर्षित कर सके। इसलिए मैग्नेटाइट को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लेकिन आपको कहेगा बताइए चुंबक, कृत्रिम चुंबक की दक्षता ज्यादा की प्राकृतिक की? कृत्रिम की दक्षता ज्यादा। और एक होता है चला अस्थाई और एक होता है अस्थाई, आपको भी शायद पता होगा। चुंबक का वो प्रकार तो कम पूछा जाता है, लेकिन अस्थाई और अस्थाई खूब पूछा जाता है। अस्थाई चुंबक और एक होता है चला अस्थाई चुंबक। चला ये हमेशा ध्यान रखना, अस्थाई चुंबक का ही दूसरा नाम है विद्युत चुंबक। अस्थाई चुंबक का दूसरा नाम क्या है? अस्थाई चुंबक का दूसरा नाम है विद्युत चुंबक। एक होता है अस्थाई चुंबक, एक होता है अस्थाई। अस्थाई चुंबक का दूसरा नाम क्या है? विद्युत चुंबक। ये चला बना होता है इस्पात का। किसका बना होता है? इस्पात यानी स्टील का। और ये बना होता है किसका? नरम लोहा या मृदु लोहा का। नरम लोहा या किसका बना होता है? मृदु लोहा का। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। किसका बना होता है? और अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहा या मृदु लोहा का। नरम लोहा या किसका? मृदु लोहा का बना होता है। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात। इस्पात को ही चला हम लोग क्या कहते हैं? स्टील। इस्पात को ही क्या कहते हैं? स्टील। लिख लिए? कभी कभी नरम लोहा भी ऑप्शन में देता है, कभी कभी मृदु लोहा भी ऑप्शन में देता है। दोनों में से जे दे देगा ओकरा मार देना। कभी कभी चला नरम लोहा भी देता है और कभी कभी क्या देता है? मृदु लोहा। ये ध्यान रखिएगा, अस्थाई चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अस्थाई चुंबक को कौन चुंबक कहते हैं? अस्थाई चुंबक, विद्युत चुंबक। अस्थाई चुंबक, विद्युत चुंबक। अस्थाई चुंबक, विद्युत चुंबक। अस्थाई चुंबक, विद्युत चुंबक। ये बना होता है नरम लोहे या मृदु लोहे का। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। किसका? इस्पात का बना होता है। और कृत्रिम चुंबक की दक्षता ज्यादा की प्राकृतिक की? कृत्रिम की प्राकृतिक। कृत्रिम चुंबक की दक्षता ज्यादा, प्राकृतिक चुंबक की दक्षता कम। क्लियर है? अब चला देख लो, मैग्नेटाइट हो गया। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से क्या होना है? रोकना। ये एकदम याद रखना चला, नाक का बाल और श्लेष्मा का काम क्या है? धूल कणों को अंदर जाने से रोकना। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल चक्र होता क्या है चला? जल चक्र जो होता है पहले होता है वाष्पीकरण। क्या होता है चला? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बाद हो जाएगा संघनन, और संघनन के बाद हो जाएगा वर्षा। बोलो न रे। जल चक्र की अगर हम बात करें तो ये जल है आपका, और जल से यहां हो जाएगा ये वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बाद क्या हो जाएगा चला? वाष्पीकरण के बाद यहां ये बन जाएगा बादल। क्या बन जाएगा? अब बादल बनेगा तो इस संघनन हो जाएगा, और संघनित होकर यहां बन जाएगा ये फिर वर्षा का रूप ले लेगा। तो इसमें वायु महत्वपूर्ण भूमिका में होगा, क्योंकि कंप्लीट तो ये चला एटमॉस्फेयर में ना होता है। तो आपको कहेगा जल चक्र में कौन महत्वपूर्ण भूमिका में है? कौन? वायु महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। जल चक्र में कौन महत्वपूर्ण भूमिका में है? अच्छा चला, एक क्वेश्चन पूछा था कि बेथे के अनुसार सूर्य में कौन सा चक्र चलता है? कार्बन नाइट्रोजन चक्र। लिख लो एगो। जैसे चला एक हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम। लेकिन बेथे नाम का एक वैज्ञानिक था, बेथे नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने कहा था कि सूर्य में कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। सूर्य में क्या चलता है चला? कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। किसके अनुसार? बेथे के अनुसार। किसके अनुसार चला?
बेथे के अनुसार सूर्य में कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है, जबकि अभी जो रियल घटना आई है वो है हाइड्रोजन किसमें बदलता है, हीलियम। बेथे के अनुसार सूर्य में क्या चलता है, चला कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। बेथे के अनुसार सूर्य में कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है, जबकि अभी हाइड्रोजन किसमें बदल रहा है, हीलियम में। तो नाभिकीय संलयन हो रहा है कि वहां की विखंडन, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ऑक्सीजन श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक है, ये ध्यान रखना चला। श्वसन के लिए, किसके लिए, मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में ऑक्सीजन श्वसन और ज्वलन के लिए भी क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। चला ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन ईंधन नहीं है, एकमात्र ऐसा गैस है चला जो ईंधन नहीं है, लेकिन इस जलने के लिए किसकी जरूरत है, ईंधन की, ऑक्सीजन की। अच्छा बताओ, जलने के लिए मिनिमम कितने चीजों का होना अनिवार्य है, 3। ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। जलने के लिए मिनिमम 3 चीजों का होना अनिवार्य है, एगो ईंधन, दूसरा ऊष्मा, तीसरा ऑक्सीजन। जलने के लिए जरूरी है, जलने के लिए जरूरी है। इसमें से एको को चीज हटा लोगे तो आग बुझ जाएगा। आग बुझाने के लिए ये बताओ, ईंधन हटा लेंगे जलेगा आग, ऊष्मा हटा लेंगे जलेगा, ऑक्सीजन हटा लेंगे जलेगा, जल्दी। जलने के लिए जरूरी है ईंधन, ऑक्सीजन और कौन, ऊष्मा। ईंधन, ऑक्सीजन और कौन, अरे ऑनलाइन वालों आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यूट्यूब के कम्युनिटी में जाइए, यूट्यूब के कम्युनिटी में जाइएगा तो आपको वहां पर एनसीईआरटी 1 लाइन है हमारा क्रिकेट का क्वींडम। बुझाते हैं, एकरा से क्या बुझाते हैं, एकरा से आग बुझाते हैं। क्या बुझाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और एकरा से आग क्या करते हैं, एकरा से आग क्या करते हैं, चला बुझा देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या बुझा देते हैं, आग। क्या बुझाते हैं, आग बुझाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो चला 6 to 10 कंप्लीट एनसीईआरटी में पार से ऊपर तो कर देंगे, लगभग फैक्ट्स को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगला, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उपयोग विधि क्या कहलाता है, पोषण। ये चला जब डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ना तो पोषण एक देगा अवशोषण, एक देगा वाष्पीकरण, तो हो जाएगा कंफ्यूज। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उपयोग विधि को क्या कहते हैं, पोषण। अवशोषण नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, पोषण। जो हम लोग सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। पत्तियों का पौधों का खाद्य, पत्तियों को पौधों का क्या कहते हैं, खाद्य फैक्ट्री। पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम ना। खाद्य फैक्ट्री पत्तियों का, पत्तियों को पौधों का क्या कहते हैं, खाद्य फैक्ट्री। हम बोले थे कि अभी तुरंत कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पौधे में। पौधे में, पत्तियों में, पत्तियों में ही ना चला प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक कार्बोहाइड्रेट जमा, ग्लूकोज जमा होता है, बोलवे नहीं करेगा। इसीलिए तो पत्ती सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण एकरे में होता है, इसीलिए तो इसको खाद्य फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, बोलो रे। हमारे यहाँ जो भोजन का उत्पादन हमारे शरीर में होता है, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है, एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। क्लियर है, तो आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं, आज की कार्रवाई यहीं तक, फिर मिलेंगे कल 6:15। 1 मिनट, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। जिसको जीरोक्स नहीं मिला है कल मिल जाएगा।